तो कैसे हो दोस्तों। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी वेस्ट बंगाल पीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म आया है कुछ दिन पहले। तो वो फॉर्म जो है ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग है। ठीक है, आप लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। 4 तारीख उसका लास्ट डेट है, 4 अगस्त। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है असिस्टेंट इंजीनियर का प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस का अब से सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आप लोग देख पा रहे हैं अभी बोर्ड पे लिखा होगा 2012, मतलब मैं जो है 2012 का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिर 2014 में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था WBPSC में, और 2016 में भी एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 3 पेपर का सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पे बने रहिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मेरे पास क्वेश्चंस है वो 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका क्वेश्चंस है। और आज हम लोग जो है उस पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 2012 के पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 2014 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। फिर इसी तरह 2016 का भी पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन शूट स्पिलवे फ्लो इज़ यूजुअली, ऑप्शन दिया हुआ है यूनिफॉर्म, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। तो शूट स्पिलवे की बात की गई है, तो स्पिलवे जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम लोग डैम में यूज़ करते हैं। ठीक है, और शूट स्पिलवे जो होता है हमारा, ठीक है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इनलेट, ठीक है, आखिर में होता है आउटलेट, और यहाँ पे क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। ठीक है, और एक स्लोप जो होता है उसमें वो स्टीप स्लोप होता है। ओके, तो आपको जो है ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये जस्ट याद रखने वाली चीज़ है कि शूट स्पिलवे में जो है एक इनलेट होता है, यहाँ से पानी आता है। ठीक है, और एक आउटलेट होता है जहाँ से पानी निकल जाता है। इस बीच में क्या होता है, जो फ्लो मेंटेन होती है ना, वो सुपर क्रिटिकल फ्लो यहाँ पे मेंटेन रहती है। और शूट स्पिलवे में जो स्लोप होता है वो स्टीप स्लोप होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शूट स्पिलवे फ्लो इज़ यूजुअली सुपर क्रिटिकल। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ अ रोड विथ प्रीमिक्स कारपेट सरफेसिंग इज। तो यहाँ पे आपको जो है सुपर एलिवेशन का वैल्यू पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग प्रीमिक्स कारपेट करते हैं तो सुपर एलिवेशन का मिनिमम वैल्यू कितना यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने दोस्तों हाईवे तो पढ़ा ही होगा, तो जब हाईवे पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक कैम्बर वर्ड आता है। ठीक है, तो कैम्बर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो हाईवे है उसमें क्या है, ड्रेनेज का अलाउ अच्छे से हो जाए। ठीक है, पानी जमा ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, और मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन जो होता है वो इक्वल्स टू होता है कैम्बर के। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग जो है अगर हमें जगह नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैम्बर का जो वैल्यू होता है उसी के इक्वल सुपर एलिवेशन, उतना ही सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप लोगों ने एक चार्ट पढ़ा होगा कि हम लोग जो है रेनफॉल के हिसाब से कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं। अगर हेवी रेनफॉल हो रहा है या लाइट किसी एरिया में हमें रोड डिज़ाइन करना है, राइट, तो अगर जहाँ पे हेवी रेनफॉल है या लाइट रेनफॉल है तो हमारा जो है कैम्बर का वैल्यू चेंज होता है उस रेनफॉल के हिसाब से। तो आप लोगों ने ये चार्ट जरूर देखा होगा कि हम लोग जो है कैम्बर प्रोवाइड करते हैं हेवी और लाइट रेनफॉल के हिसाब से। अगर हम लोग रिजिड पेवमेंट डिज़ाइन करते हैं तो हेवी रेनफॉल अगर उस एरिया में है तो कितना प्रोवाइड करते हैं, 1 in 50, मतलब 2% कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। वहीं अगर लाइट रेनफॉल है तो 1 in 60 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर बिटुमिनस सरफेस है, बिटुमिनस सरफेस मतलब प्रीमिक्स कारपेटिंग, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में पूछा है कि प्रीमिक्स कारपेटिंग में क्या होता है कि हम लोग जो है हॉट मिक्स करते हैं, मतलब जो भी पिचिंग वगैरह आप देखते हैं ना वो जो है क्या होता है, प्रीमिक्स कारपेटिंग होता है। ठीक, तो उसमें बिटुमिनस यूज़ करते हैं। तो बिटुमिनस सरफेस के लिए आप देखिए 1 in 40 मतलब 2.5% है, और लाइट रेनफॉल है तो वहाँ पे 2% है। तो आप ऑप्शन में देखिए आपका 4 ऑप्शन है, पहला है 7%, दूसरा है 2%, तीसरा है 3% और चौथा है 0.5%। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2%।
2.5% तो ऑप्शन में नहीं है, तो 2% दिया हुआ है, मतलब लाइट रेनफॉल के लिए पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कंपैक्शन रिफर टू अ प्रोसेस बाय विच कंप्रेशन इज इफेक्टेड ड्यू टू, मतलब कंपैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मेनली कंपैक्शन जो है वो किस तरह का प्रोसेस है। तो आप लोगों को पता होगा कि कंपैक्शन में हम लोग जो है एयर वॉइड्स जो होता है ना उसको रिमूव करते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक सॉइल का मास है, ठीक है, जिसमें ये सॉइल के पार्टिकल है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इन सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो है छोटा छोटा गैप है। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है तो ये गैप है, ये गैप है। तो इन गैप्स में क्या होता है, एयर जो है वो इंटर रहता है, इसमें से एयर इंटर कर जाता है, और एयर इंटर करने से क्या होता है, हमारा जो है वॉइड्स बन जाता है। और वॉइड्स जब भी सॉइल मास में रहेगा तो हमारा जो सॉइल मास है वो क्या होगा, वीक हो जाएगा, तो सॉइल का स्ट्रेंथ उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक प्रोसेस होता है जिसको कंपैक्शन बोलते हैं, राइट। तो इस कंपैक्शन के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का स्टेबलाइजेशन करते हैं। स्टेबलाइजेशन मतलब हम लोग जो है कंपैक्शन, आप लोग रोड पे देखे होंगे रोलर वगैरह यूज़ किया जाता है, रोलर यूज़ किया जाता है या वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सॉइल है। अगर हमारा जो है कोर्स सॉइल है जैसे कि सैंड वगैरह है तो वाइब्रेटर रोलर यूज़ करते हैं, और अगर हमारा क्ले है सॉइल तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शीफुट रोलर यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कंपैक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, टू रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स, एयर वॉइड्स को रिमूव किया जाता है कंपैक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन डी जो है रिडक्शन ऑफ एयर वॉइड्स वो हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है क्विक सैंड कंडीशन टेक प्लेस व्हेन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्सीडेड। तो क्विक सैंड कंडीशन जो है क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन जो होता है वो नॉर्मली सैंड में होता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल का स्ट्रेंथ जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आप देखे होंगे कि S = C + सिग्मा tan phi होता है हमारा, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है ना उस सॉइल का वो ज़ीरो हो जाता है। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल में ज़ीरो हो जाए तो वो क्विक सैंड कंडीशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारा क्विक सैंड कंडीशन में जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है ना, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है, G-1/1 + E, जहाँ G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, और E जो है वो क्या है, वॉइड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो चौथा का डी नंबर ऑप्शन है ना, G-1/1 + E, वो ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चंस क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्वेश्चंस है, और आप लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चंस मतलब क्या, आरसीसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरसीसी में आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है रेनफोर्समेंट के साथ क्या यूज़ करते हैं, कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो उसमें एक बॉन्डिंग बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर हमें वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना होता है तो आप देखिए एक बार एम्बेडेड किया गया है, तो यहाँ पे जो है ना वो बॉन्ड बनता है कंक्रीट और रॉड के बीच में, ठीक है। तो अगर इसको और स्ट्रॉन्ग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा बार यूज़ करते हैं, और वो थीनर बार यूज़ करते हैं, मतलब पतले पतले से बहुत सारा बार यूज़ करते हैं यहाँ पे, मगर वो ज़्यादा नंबर में यूज़ करते हैं। तो आप देखिए 5 का जो बी ऑप्शन है, यूजिंग थीनर बार बट मोर इन नंबर, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हम लोग जो है क्या करेंगे, बहुत पतले पतले वायर यूज़ करेंगे, और मगर वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। आइए अब छठा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये ऑरिफिस का क्वेश्चंस है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 2 ऑरिफिस है जिसका नाम क्या है, A एंड B। तो ये अगर मान लीजिए ऑरिफिस है, यहाँ पे एक ऑरिफिस है और यहाँ पे एक ऑरिफिस है, राइट। ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि 2 ऑरिफिस है जिसका डायमीटर क्या है, A ऑरिफिस जो है उसका डायमीटर D1 है, और B ऑरिफिस जो है उसका डायमीटर D2 है, ठीक है, जिसका ये D2 = 2 सेंटीमीटर है और D1 = 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो टैंक में रखा गया है, एंड हैविंग डेप्थ H1 एंड H2, इसका जो हाइट है वो H1 है और इसका जो हाइट है वो H2 है, ठीक है। तो बोला गया है कि टैंक में रखा गया और सेम डिस्चार्ज है, जो A और B से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इक्वल है। इसका मतलब A से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको Q1 माने, और जो B से डिस्चार्ज हो रहा है उसको Q2 मानते हैं। तो Q1 = Q2, ये क्वेश्चंस में ही आपका दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि H1 और H2 का
रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि v इक्वल्स टू क्या होता है, √2gh1, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू √2gh1 और q इक्वल्स टू क्या होता है, av, ठीक है। तो a की जगह पे हम अगर q1 लिखते हैं तो π/4 इंटू d1² इंटू v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √2gh1, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब q1 आप देखिए, ओके, और q2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/4 इंटू d2² इंटू √2gh2, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा q1 इक्वल्स टू q2 है, तो इसको हम इक्वल अगर कर देते हैं तो π/4 d1² इंटू √2gh1 इक्वल्स टू π/4 d2², क्योंकि q1 इक्वल्स टू q2 है, वैल्यू जस्ट मैंने पुट कर दिया, इंटू 2gh2। तो ये पाई से पाई कट गया। d1 का वैल्यू देखिए कितना है, d1 का 1 सेंटीमीटर है, तो 1² इंटू 2gh1 इक्वल्स टू d2 कितना है, 2 का स्क्वायर इंटू 2gh2, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2gh1 होगा 1 इंटू, और ये 4 इंटू 2gh2। आप दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं क्योंकि रूट हमें हटाना है और h1 h2 का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, ये 2gh1 इक्वल्स टू ये 16 आ जाएगा 2gh2, ओके। अब यहाँ पे क्या है, 2g से 2g कट जाएगा, तो हमारा क्या पूछा था क्वेश्चंस, h1/h2 का रेशियो, तो h1/h2 जो होगा वो 16/1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है 16/1, हाँ, तो ऑप्शन जो ए है 16:1 वही ऑप्शन होगा। आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके का जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए, राइट। तो मैंने सब रब कर दिया है, ठीक है। अब 7वां नंबर 6 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका 7th नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोला गया है कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू। अब साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो दोस्तों प्रेसिपिटेशन मतलब आपको पता ही होगा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन जो होता है हमारा रेनफॉल हुआ, ठीक है, ये एक प्रेसिपिटेशन है। मतलब कोई भी चीज़ जो होता है, जैसे कि आपका बारिश हुआ या बर्फ़ वगैरह गिरा, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो नॉर्मली ऑकर होता है वह ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर, मतलब दो प्रेशर के बीच का जब डिफरेंस आता है ना, तो हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाता है उस केस में, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में। तो आप देखिए ओरेग्राफिक लिफ्टिंग है, पहला जो ऑप्शन है वो ओरेग्राफिक लिफ्टिंग है। ओरेग्राफिक लिफ्टिंग क्या होता है, प्रेशर के कारण नहीं होता है, ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण होता है। वार्मर एयर और लाइटर एयर के बीच में, कोल्डर एयर और वार्मर एयर के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसके कारण जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको ओरेग्राफिक लिफ्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर डिफरेंस के कारण जो हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, कन्वर्जेंस ऑफ स्टॉर्म टुवर्ड्स अ लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। मतलब आपका क्या हो रहा है, अगर कोई भी जो स्टॉर्म है उसका कन्वर्जन होता है लो प्रेशर बेल्ट के कारण, लो प्रेशर बेल्ट जोन में, तो क्या होगा, आपका साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो लो प्रेशर जोन में आपका कन्वर्जन हो रहा है प्रेशर का, तो इस केस में क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि कोई भी प्रेशर जो है, जब कोई भी स्टॉर्म जो है अगर आपकी लो प्रेशर बेल्ट में आती है तो ऑब्वियसली वो हाई से लो की तरफ आएगी, तो एक गैप आपका डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो ऑप्शन है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो वो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, कन्वर्जेंट ऑफ स्टॉर्म टुवर्ड अ लो प्रेशर बेल्ट, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन है एल्गी बैक्टीरिया सिम्बायोसिस इज ऑब्जर्व इन। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि सिम्बायोसिस किसको बोलते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशन ऐसा एक रिलेशन होता है कि इसका मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है। तो सिम्बायोसिस में यहाँ पे क्या है, एल्गी और बैक्टीरिया, इसका मतलब यह है कि एल्गी और बैक्टीरिया एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यह किस में होता है, ऑप्शन दिया हुआ है एरेशन लैगून, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, एरेशन टैंक और ऑक्सीडेशन डिच। तो अब देखिए एल्गी बैक्टीरिया किस तरह से सिम्बायोसिस है, ये देखिए हमारा सनलाइट है, ठीक है। आप लोगों ने ट्रीटमेंट तो पढ़ा होगा, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ट्रीटमेंट प्रोसेस से है, जो भी हमारा जो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है या ऑक्सीडेशन डिच होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो स्लज होता है,
स्लज है यहाँ पे। स्लज में क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो है इस स्लज के जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसको खाते हैं, ठीक है, अपना ज़िंदगी जीने के लिए। किसी भी चीज़ को जिंदा रहने के लिए तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी के लिए, तो ये बैक्टीरिया एनर्जी कहाँ से गेन करता है, इस स्लज से। स्लज में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो खाते हैं, ठीक है, खाने से इसको एनर्जी मिलता है। अब क्या है, ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट जो है वो लेते हैं। तो एल्गी जो है हमारा वो क्या है, एक प्लांट है। तो देखिए आप कि और ये एल्गी जो है फिर से वापस से क्या करते हैं, ये जो सन का रे है इसको यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस करके अपना क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया लेता है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है सर्कल बन रहा है, क्या है हमारा, सनलाइट से एल्गी मिला, एल्गी सनलाइट को यूज़ करके ऑक्सीजन निकाला, ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन का यूज़ करके ये बैक्टीरिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एल्गी लेते हैं। तो इस तरह देखिए कि एल्गी और बैक्टीरिया जो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या है हमारा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्लज जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन पॉइंट है, ऑक्सीडेशन पॉइंट का स्टेबलाइजेशन पॉइंट जो है ना वो आंसर हो जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एन आर्टिफिशियल स्टोन मेड फ्रॉम पीस ऑफ मार्बल एंड सीमेंट एंड यूज फॉर फ्लोर। तो देखिए ये फ्लोरिंग का जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है हर तरह का फ्लोर जो है देख लीजिए। मेनली यह क्वेश्चन बहुत परेशान करता है लोगों को, जो बीटेक वाले लोग हैं ना, इन लोगों का ये पोर्शन सब वीक होता है। नॉर्मली क्या है, देखिए मोजाइक फ्लोर या टेराजो फ्लोर, ये सब जो फ्लोर होता है ना, ये सब आप लोग नोट्स बना लेंगे, राइट। तो मोजाइक फ्लोर क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये एक तरह का स्टोन होता है जो मार्बल और सीमेंट के कंपोजिशन से बनता है। मार्बल और सीमेंट को मिलाकर हम लोग मोजाइक फ्लोर बनाते हैं, ठीक है, मोजाइक फ्लोर। और जो टेराजो फ्लोर होता है वो जो होता है ना, उसमें क्या होता है, मार्बल तो होता है ये, उसके साथ हम लोग ग्रेनाइट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो है ऊपर में छिड़क दिया जाता है उस फ्लोर के ऊपर। मार्बल के साथ साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये मार्बल है, मार्बल के साथ साथ ग्रेनाइट भी यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है, ग्रेनाइट भी यूज़ किया जाता है। तो आप लोग ये चीज़ देख लेना, ठीक है, एक बार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपको पता चल रहा है, सीमेंट और मार्बल से कौन बन रहा है, मोजाइक फ्लोर। तो 9th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, रैपिड क्यूरिंग कटबैक आर प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग स्ट्रेट रनिंग बिटुमिन, स्ट्रेट रन बिटुमिन इन। अब कटबैक जो ये होता है, रैपिड क्यूरिंग इन कटबैक। तो कटबैक जो होता है ना वो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, ये बिटुमिन का एक टाइप है, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी जो है ना बहुत कम कर दी जाती है। तो कटबैक हुआ या इमल्सन हुआ, ये सब बिटुमिन का एक टाइप है। इमल्सन में क्या करते हैं हम लोग, पानी यूज़ करते हैं, मतलब उसको और लिक्विड बनाया जाता है इमल्सन में। पर कटबैक में क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस किया जाता है इनर्ट मटेरियल वगैरह मिला के। तो इस कटबैक जो रैपिड क्यूरिंग होती है उसमें जो यूज़ करते हैं हम लोग रैपिड क्यूरिंग को, वो नेफ्था यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिए, रैपिड क्यूरिंग की बात अगर आएगी, रैपिड क्यूरिंग की, तो नेफ्था यूज़ करते हैं उसमें। और अगर मीडियम क्यूरिंग की बात आएगी तो क्या यूज़ होगा इसमें, केरोसिन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर एनालिसिस जो है ना, मेनली आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल्स में जाता हूँ। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जानते हैं, हमारे पास जो भी सॉइल होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोर्स सॉइल होता है जिसमें जो है हमारा सैंड और ग्रेवल आ गया, ठीक है, और एक क्या होता है, फाइन सैंड होता है, फाइन सैंड, जिसमें हमारा सिल्ट और क्ले आ जाता है। तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल जो है ना, वो जो है
ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका हो जाता है, मगर फाइन सैंड जो है ना, इसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो हम लोग दो मेथड से करते हैं। एक होता है सेडिमेंट एनालिसिस करते हैं, और एक होता है पीपेड मेथड। ठीक है, तो सेडिमेंट एनालिसिस जो है ना, ये किस लिए किया जाता है? फाइन सॉइल जो होता है, फाइन सॉइल, यहाँ पे सैंड लिख दिए, फाइन सॉइल जो होता है उसका ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग हाइड्रोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर को। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव डेंसिटी। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑप्शन है। मगर दोस्तों मैं बोलूँगा कि हम लोग जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं ना, इससे हम लोगों को डायरेक्टली ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। हाइड्रोमीटर एनालिसिस से हम लोग पहले क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सॉइल मास का, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल मास का निकालते हैं। ठीक है, और इस स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका वैल्यू, जिसको जी से डिनोट करते हैं, और इस स्पेसिफिक ग्रेविटी के वैल्यू को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फाइनर जो होता है, परसेंटेज ऑफ फाइनर, इसका फॉर्मूला हम लोगों को दिया हुआ रहता है जी माइन। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज फाइनर जो है वो G/G-1 रो W V/W RH/10। तो आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ फाइनर जो है उसमें G का यूज़ किया गया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर से हम लोग G फाइंड करते हैं, और फिर इस G के स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से हम लोग परसेंटेज फाइनर बोलते हैं। यहाँ पे RH क्या है, रीडिंग इन हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर में जो रीडिंग आएगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट होगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, पर पहले मैं इस ऑप्शन को करेक्ट मानूंगा, क्योंकि मेरा ये वाला पहले हम लोग निकालते हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं निकाल पाएंगे तो परसेंटेज फाइनर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी पे ही परसेंटेज फाइनर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये जो आपका क्वेश्चन हुआ हाइड्रोमीटर एनालिसिस, उसमें पहले हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, उसके बाद उस स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से परसेंटेज फाइनर निकालते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को मानूंगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लो, और अगर रिसर्च कर पा रहे हो तो आप लोग देख लो, फिर मुझे बताना कि क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, पर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास को मानूंगा इसका ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन बिटुमिनस मिक्स इफ void space is kept very less the distress that may occur in। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ बताइएगा। ठीक है, सिर्फ आंसर मत बताइएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ बताइएगा। ओके, एक्सप्लेन करके बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंक्रीज इन फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इंक्रीज। अगर हमारा फाइनेस मॉडुलस जो है किसी भी एग्रीगेट में बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ग्रेडिंग जो होगा ना वो कोर्सर होता है। जितना फाइनेस मॉडुलस होगा उतना ग्रेडिंग कोर्सर होगा, उसमें उतना ज़्यादा कोर्स पार्टिकल होगा। ठीक है, और जितना कम फाइनेस होगा उसमें उतना ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कोर्सर ग्रेडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू मास डेंसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू एज। अब देखो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या है, एक रिलेशनशिप है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी बाई रो। ये जो है, ये म्यू जो है ना, ये डायनामिक विस्कोसिटी है। ठीक है, उसको अगर हम लोग डेंसिटी से डिवाइड कर देते, रो से डिवाइड कर देते, तो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाता है। जिन लोगों को विस्कोसिटी नहीं पता है वो ये बात जान ले कि विस्कोसिटी क्या होता है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। लोगों ने पानी से भरा हुआ बोतल तो देखा ही होगा, राइट। तो पानी जो है वो बोतल में है, तो आप अगर सेक करोगे उस बोतल को तो कुछ देर बाद देखोगे वो पानी जो है ना भी सेक होता है, पर
थोड़ी देर बाद वो सब रेस्ट में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक क्या होते हैं, रुक जाते हैं, वो फिर शेक और नहीं होता। क्यों रुकते हैं? वो विस्कोसिटी की वजह से रुकते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी की वजह से होते हैं। तो क्या होता है, पानी का जो पार्टिकल होता है ना उसमें रेजिस्टेंस डेवलप्ड होता है, ठीक है, जो उस पानी के पार्टिकल को रोकता है, राइट। तो इससे उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। मेनली आप ये बोल सकते हैं कि वो जो है एक तरह से फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो है वो पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रुक जाते हैं। तो विस्कोसिटी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15, आइए 15 पे बात करते हैं। क्या बोला है, डीप फाउंडेशन आर नॉर्मली डिवाइडेड एज दोज हैव डेप्थ टू विड्थ रेशियो। तो देखो दो फाउंडेशन होता है हम लोग का, एक सैलो फाउंडेशन होता है, ठीक है, और एक डीप फाउंडेशन होता है। तो सैलो फाउंडेशन में क्या होता है, हमारा जो है विड्थ जो है ना वो इक्वल्स टू या लेस देन डेप्थ होता है, पर डीप फाउंडेशन में जो है ना वो बी जो है ना वो क्या होता है, यहाँ पे बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा और यहाँ पे लेस देन डेप्थ होगा। मतलब डेप्थ ज़्यादा होगा डीप फाउंडेशन में और सैलो फाउंडेशन में डेप्थ जो है वो कम होता है। तो अगर रेशियो से बात करें तो यहाँ पे जो है ये 2.5 होगा, जो आपका डेप्थ बाय विड्थ रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 2.5 होता है। यहाँ पे इक्वल्स टू 2.5 होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ग्रेटर देन 2 बोल के एक ऑप्शन है, जो कि हमारा 2.5 होता है डीप फाउंडेशन, तो ग्रेटर देन 2 बोल के 15 का डी, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ग्रेटर देन 2 है तो वो डीप फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। और सैलो फाउंडेशन में क्या होता है हमारा, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि सैलो फाउंडेशन पूछता है कि सैलो फाउंडेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो सैलो फाउंडेशन का जो विड्थ होता है ना और डेप्थ होता है, वो विड्थ जो है वो ज़्यादा होगा डेप्थ के कंपेयर में, या कभी कभी इक्वल भी होता है सैलो फाउंडेशन में। पर वहीं डीप फाउंडेशन की बात करें तो डेप्थ हमेशा ज़्यादा होगा विड्थ से, ठीक है, और कितना ज़्यादा होगा, 2.5 के इक्वल होता है, तो आप ग्रेटर देन 2 बोल सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्निश इज। तो नॉर्मली वार्निश जो होता है ना वो जो है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है वो क्या होता है, रेजिन होता है, ठीक है, रेजिन। वार्निश का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, रेजिन। ये रटने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बिल्डिंग मटेरियल्स में कोई भी बुक में मिल जाएगा, आप वार्निश देखेंगे तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्निश क्या हो जाएगा, रेजिन होगा, वहाँ पे ऑप्शन है सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ एक्ट, ये 1986 में आया था, इन्वायरमेंटल ओके प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। कुछ वाटर है, वाटर एक्ट है, वो 1974 में आया था, ठीक है, 1974 या 1972, ओके। ये आप एक बार देख लेना, मुझे कंफ्यूज हो रहा है 2 या 4, 1974 ये वाला भी देख लेना आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर एक्ट कब आया था, और एक इसी में है पॉल्यूशन एक्ट, दोनों का डेट सेम है, ईयर भी दोनों का ईयर सेम है, 1972 दोनों के लिए ही है। यहाँ पे ये देख लेना 2 होगा या 4 होगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमें 1986 में आया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, The velocity potential for a 2-dimensional flow is given by। अब देखो ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, फाई x 2y - 1, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बोला है, वेलोसिटी निकालने बोला है, किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, मतलब पॉइंट दिया हुआ हमें, और ये इक्वेशन किसका दिया हुआ है, वेलोसिटी पोटेंशियल का, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल। फाई जो है ये क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल होता है। तो आपको पता होगा ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो भी वेलोसिटी पोटेंशियल हो गया या स्ट्रीम फंक्शन हो गया, ये सब क्या होता है, जब भी हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब क्वांटिटी जो है ना एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होती है, बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती है। तो जब भी कोई फंक्शन बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होती है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जिसको हम लोग dy/dx या dy/dy इस तरह का आप लोग देखे होंगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाई इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x × 2y - 1, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2xy - x, फाई इक्वल्स टू लिख पाएंगे।
अब देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। पहला चीज़ क्या कि u इक्वल्स टू जो वेलोसिटी होता है ना, u हमारा जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, u v w होता है। w किसके लिए होता है, z एक्सिस पे होता है। यहाँ पे z देखिए, z का कोई फंक्शन है ही नहीं है, तो w हम लोग फाइंड ही नहीं करेंगे। u और v, u इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी एक्स, और v इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी वाई। तो हमें क्या करना है, इस फाई को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और सेकेंड टाइम क्या करना है, फाई को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है। तो उस तरह हमें u और v मिल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डी फाइव बाई डी एक्स निकालो। डी फाइव बाई डी एक्स निकालते तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2y माइनस 1 इक्वेशन 1, ओके। और डी फाइव बाई डी वाई निकालो। डी फाइव बाई डी वाई करेंगे तो यहाँ पे y का टर्म है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे y का टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है डी फाइव बाई डी एक्स, आप देखिए डी फाइव बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको माइनस यू लिख दिए, और डी फाइव बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, माइनस वी। तो हमें जो है माइनस यू इक्वल्स टू कितना मिला, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। माइनस यू इक्वल्स टू कितना मिला, 2y माइनस 1, ओके। अब हमारा जो है u को हम इस तरफ कर लेते हैं माइनस को, तो माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ है कि y का वैल्यू और x का वैल्यू दिया हुआ है, किस पॉइंट पे निकालना है। तो y का वैल्यू 2 रखिए यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3। तो u इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 3। वहीं v इक्वल्स टू निकालेंगे हम तो क्या होगा, माइनस v इक्वल्स टू 2x, तो v इक्वल्स टू माइनस 2x, तो माइनस 2, और x कितना पे निकालने बोला है, 2 पे, इंटू 2, तो माइनस 4, तो v इक्वल्स टू माइनस 4। तो दोस्तों मेरा u इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 3, और v इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 4। अब देखिए हमारा जो वेलोसिटी होता है ना, वो क्या होता है, इनका रिजल्टेंट होता है। तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो u का स्क्वायर कीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, रूट निकालोगे तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में 5 यूनिट है, ऑप्शन में ऑब्वियसली 5 यूनिट है, वो ऑप्शन नंबर सी है। 18 का क्या हो जाएगा, सी जो है वो 5 यूनिट, वो ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही टिपिकल है। अगर इस पोर्शन में आपको कोई बात नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, ठीक है, फिर से मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चंस को, ओके। तो देखिए क्या हुआ, मेरा 5 फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने उसको सॉल्व कर लिया, फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया। u और v का वैल्यू यहाँ से मिलता है, क्योंकि डी फाइव बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो u के इक्वल होता है, और डी फाइव बाई डी वाई निकालेंगे तो v के इक्वल होता है। तो जैसे ही मैंने u v निकाल लिया, उसके बाद क्या करूँगा, क्रॉसपॉन्डिंग मुझे किस पॉइंट पे निकालने बोला था, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2 पे। तो जहाँ जहाँ x का फंक्शन है वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, और जहाँ पे y का फंक्शन है वहाँ पे 2 पुट कर दिया। उसके बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल के देखा कितना आंसर आ रहा है, तो 5 यूनिट आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है इन ए क्रिटिकल फ्लो एट ए डेप्थ yc क्या है, मेरा क्रिटिकल डेप्थ पे, क्रिटिकल डेप्थ है, राइट। और इस डेप्थ पे फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है, EC निकालना है। EC इक्वल्स टू स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, किसका, ट्राइंगुलर पोर्शन के लिए, मतलब ट्राइंगुलर के लिए हमें निकालना है, ट्राइंगल के लिए। तो देखिए दोस्तों इसका क्या होता है, ये ओपन सरफेस फ्लो का, फ्री सरफेस फ्लो का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो है यहाँ पे वाटर रहता है, ये फ्री सरफेस है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्या है, ये एंगल होता है। आप लोगों को, जिन लोगों ने फ्री सरफेस फ्लो पढ़ा है या ओपन सरफेस फ्लो पढ़ा है, उन लोगों को पता होगा कि ये एंगल जो थीटा बनता है ना, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है ट्रायंगल के लिए, फॉर इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग जब भी डिज़ाइन करते हैं इकोनॉमिक सेक्शन के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव आता है, वो बहुत लंबा डेरिवेशन है, उसका यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आता है, ये आप याद रख लीजिए। मतलब tan थीटा जो होगा ना वो m, tan थीटा इक्वल्स टू m आता है। तो यहाँ पे क्या है, m जो है वो स्लोप है और y डेप्थ है यहाँ पे, ओके। तो ये my आता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी my आता है, ये टोटल y है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी क्या होता है, yc प्लस vc स्क्वायर बाई 2g।
मतलब ये पोटेंशियल हेड और वेलोसिटी हेड एट क्रिटिकल डेप्थ पे जो दोनों का समेशन करेंगे तो हमें स्पेसिफिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वीसी निकालना है। वीसी पहले निकालना होगा क्योंकि वाईसी के टर्म में तो आंसर है ही है। आप देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वाईसी के टर्म में आंसर है ही है, राइट। तो हमें वीसी को सॉल्व करना होगा। तो वीसी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी पे क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी पे क्या होता है, हमारा फ्राउड नंबर जो है ना वो 1 होता है। क्रिटिकल डेप्थ पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्रिटिकल डेप्थ पे ऑकर होगा और क्रिटिकल डेप्थ पे हमारा फ्राउड नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो फ्राउड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, तो जैसा मैंने बोला कि फ्राउड नंबर जो है वो 1 होगा किसके लिए, क्रिटिकल डेप्थ पे। तो फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, VC/√2GD। ठीक है, और D इक्वल्स टू क्या होता है, VC/G × A/T। ये T क्या है, टॉप फ्लो। ठीक है, और A जो है पेरीमीटर। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है A इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है 2my इंटू हाइट क्या है y। तो ये जो है 2 कट जाएगा तो my² हो गया और यहाँ पे T होगा। ठीक है, तो T इक्वल्स टू टॉप फ्लो क्या है 2my। तो देखिए आप कट गया, यहाँ से y कट गया तो y/2 हो गया। तो T के जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे D इक्वल्स टू A/T है और A/T के जगह कितना रख सकता हूँ, y/2 जो कि क्रिटिकल डेप्थ पे है। तो VC इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा, GYC/2। ओके, तो फ्राउड नंबर यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो इसको मैं जब उधर ले गया तो VC इक्वल्स टू कितना होगा, √GYC/2। अब VC² इक्वल्स टू कितना होगा, GYC/2। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पे VC का वैल्यू जो है ना मैं पुट करता हूँ। ओके, तो YC + VC इक्वल्स टू कितना है, GYC/2 इंटू G। तो G कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, YC + YC/4। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 5YC/4 आएगा। तो आप ऑप्शन में देखिए 5YC/4 है, नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.25 YC आ रहा है। ओके, तो EC इक्वल्स टू कितना आ गया, 1.25 YC। तो आप देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है 1.25 YC ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वही अगर मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये ट्राइंगल के लिए आप लोग याद रख लीजिए, ये रिजल्ट मैं तो डेरिवेशन करके दिखाया हूँ आप लोगों को। अगर EC इक्वल्स टू रेक्टेंगल पोर्शन के लिए निकालने के लिए बोले ना, रेक्टेंगल के लिए, तो ये 1.5 YC होता है। ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, वो आप लोगों के डिमांड के ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। 20 देख पा रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए सैंपल ऑफ वाटर कॉन्टेंट द फॉलोइंग Ca++ 200 मिलीग्राम पर लीटर एज अ CaCO3। तो कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम के लिए हार्डनेस आपको दे दिया है 200 मिलीग्राम पर एज ए CaCO3 और मैग्नीशियम के लिए दिया है 1 मिलीग्राम पर लीटर और सोडियम के लिए 75 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3। तो टोटल हार्डनेस बोला। तो टोटल हार्डनेस आप लोगों को पता होगा ये किसके लिए होता है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम के लिए दिया हुआ है, मैग्नीशियम के लिए दिया हुआ है और सोडियम के लिए दिया हुआ है। इसके लिए कितना दिया हुआ है, 200 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3। मैग्नीशियम के लिए 1 मिलीग्राम पर लीटर और सोडियम के लिए कितना दिया हुआ है, सोडियम के लिए दिया हुआ है आपका 75 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो आपको पता होगा जो टोटल हार्डनेस होता है ना हमारा, वो किसके लिए होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए ही होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सोडियम दिया हुआ है। ये सोडियम जो होता है ना ये स्यूडो हार्डनेस होता है। ठीक है, सोडियम जो है ये स्यूडो हार्डनेस होता है। तो ये मतलब फेक हार्डनेस है। मेनली जो हार्डनेस हमारा होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। तो हमें इन दोनों को लेना है। ठीक है, तो हमारा जो जब भी हार्डनेस हम लोग निकालते हैं वो किसके टर्म में आता है, CaCO3 के लिए आता है। तो आप लोग देखे होंगे कि टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला हम अगर लगाते हैं तो कैल्शियम का जो वैल्यू दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ओके, प्लस सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए लगा देंगे Mg+2 बाई इक्विवेलेंट वेट।
ठीक है, इंटू CaCO3 के लिए इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अब देखिए इक्विवेलेंट वेट जो है ना CaCO3 का आप जब भी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 50 आता है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम जो होता है ना वो कितना होता है, 50 होता है। आप लोग याद रख लो, ठीक है, हमेशा काम आएगा। तो अब यहाँ पे देखो इस बंदे ने क्या किया, क्वेश्चंस को घुमा दिया, राइट। इस साने ने क्या किया है, इस साने ने आपको क्या वैल्यू दिया है, Ca++ जो है 200 मिलीग्राम एज ए CaCO3। तो यहाँ पे देखिए आपको ये टोटल वैल्यू ही आपको दे दिया है 200। तो आप अलग से कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे यहाँ पे, Ca+ को 200 नहीं दोगे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारा जो टोटल हार्डनेस निकलता है वो एज ए CaCO3 के टर्म में आता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है ना कैल्शियम का, वो 200 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये टोटल हार्डनेस जो है ना कैल्शियम की वजह से जो आ रहा है वही वैल्यू मेरा दिया हुआ है 200। और मैग्नीशियम के कारण देखिए साने ने यहाँ पे CaCO3 नहीं लिखा, इसका मतलब मैग्नीशियम के लिए मुझे एज ए इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला देखिए मैग्नीशियम के लिए कितना है, 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 12 इंटू कैल्शियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 मैंने बताया 50 होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 + 50/12, तो ये लगभग 200 + 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 204 पॉइंट समथिंग मिलीग्राम पर लीटर एज अ CaCO3 आएगा, एज अ CaCO3। अब ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में आपका जो है क्या है, 325 है, 325 है, 6.5 है, 5 है और 200 मिलीग्राम पर लीटर है। तो देखिए क्लोज आंसर कौन सा है, 200। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका 20 का ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट इन अ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन जॉइंट कितना देना पड़ता है। तो देखिए हमारा जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है हम लोग हमेशा रोड में पढ़ते हैं, वो कितना होता है 30 मीटर, मगर वही स्ट्रक्चर की बात आएगी तो वो कितना होगा 45 मीटर। एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है ना वो 45 मीटर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो, नहीं तो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर का जॉइंट जो है कमज़ोर हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है, वो सही से जॉइंट नहीं होगा। तो उस केस में हमें क्या रखना है, स्ट्रक्चर के केस में हमें एक्सपेंशन जॉइंट कितना रखना है 45 मीटर। तो आप देखिए ऑप्शन जो है आपका सी जो है 45 मीटर वो राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड फ्रॉम 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर एज ए सिलेंडर। तो दोस्तों ये टॉपिक पे मैंने इससे पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख लीजिए। मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत ही रिसर्च करके उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बताया है अपने उस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो है ना क्यूब टेस्टिंग जो करते हैं वो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो क्यूब का निकालते हैं ना वो हम लोग दो तरह से निकालते हैं, एक क्यूब पे टेस्ट करते हैं और एक सिलेंडर पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसका कितना होता है 150 × 150 और इसका भी होता है 300 mm हाइट और 150 डाया, राइट। तो क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है ना वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन तो सिलेंडर, कितना ज़्यादा होता है 1.25, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि क्यूब का जो हम लोग अगर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे कंक्रीट का क्यूब से और सिलेंडर से, तो किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्यूब का ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो क्यूब का मोर होगा, राइट। वही क्वेश्चन पूछा है तो आंसर ए हो जाएगा आपका 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो टू सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ सॉइल फॉर ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। अब पता होगा आप लोग को कि हम लोग ट्राइएक्सियल टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्या निकालने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग ट्राइएक्सियल टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो सॉइल का टॉपिक है, तो उसमें जो हम लोग सैंपल लेते हैं ना उसमें लेंथ और डी का जो रेशियो होता है वो 2 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग ख्याल नहीं करते हैं,
पर ये रटने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्ट हम लोग जो सैंपल लेते हैं ना वो सिलिंड्रिकल सैंपल होता है, जिसका लेंथ और डायमीटर का रेशियो जो होता है ना वो 2 होता है। ये आप लोग याद रखें। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ रिजिड पेवमेंट मोस्ट क्रिटिकल लोकेशन इज। अब पता होगा आप लोगों को कि हम लोग रिजिड पेवमेंट में जो स्ट्रेस पढ़ते हैं ना वो 3 पोर्शन पे पढ़ते हैं। ये हमारा अगर मान लीजिए ये एक सेक्शन है, ठीक है, रोड का, तो हमारा जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो एक मिड पे होता है, एक कॉर्नर पे होता है और एक एजेस पे होता है, ठीक है। और सबके लिए अलग अलग फार्मूला दिया गया है। हम लोग इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग स्ट्रेसेस करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, उस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल मतलब जो सबसे पहले हमें बचाना पड़ता है ना वो एज पे हम लोग बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्नर पे बचाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटर पे मतलब मिड पॉइंट पे स्ट्रेस को बचाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा जो मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस हो जाएगा वो एज पे जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है 24 का बी, एज पे जो लोकेशन आएगा स्ट्रेस का क्रिटिकल कंडीशन वही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ अर्दन डैम मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस जो है ना आपको, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बोल दूंगा, ये सब क्वेश्चंस जो है जो अभी मैं करा रहा हूँ 1-2 क्वेश्चंस अभी जो देखने को मिल रहा है ये सब गुप्ता में आपको मिल जाएंगे। गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ही फेमस बुक है, आप लोगों को पता होगा। ये क्वेश्चन गुप्ता का है। फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ अर्थन डैम मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप क्या होता है, हम लोग जब भी अर्दन डैम बनाते हैं ना तो उसमें हम लोग डैम डिज़ाइन करते वक्त ये ख्याल रखें कि सडन ड्रॉडाउन ना हो। अगर सडन ड्रॉडाउन हो जाएगा तो हमारा जो क्या होता है स्टेबिलिटी जो होता है ना वो इफ़ेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग याद रखें इस तरह से कि अगर अपस्ट्रीम फेस में अर्दन डैम है तो सडन ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 25 का जो है वो ए हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन देखिए, बट वेल्ड आप लोगों को पता होगा कि वेल्ड जो है वो 2 तरह से होता है, एक फिलेट वेल्ड होता है और एक क्या होता है बट वेल्ड होता है। तो बट वेल्ड जो होता है ना वो किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, वो थ्रोट थिकनेस से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। ये हमारा बट वेल्ड है अगर, तो ये जो है ना ये थ्रोट थिकनेस होता है, ठीक है। तो बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय थ्रोट थिकनेस। तो इसीलिए हमें ये जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। सबसे वीक पोर्शन जो होता है ना बट वेल्ड का वो यही होता है, थ्रोट का पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि बट वेल्ड जो है वो कैसे स्पेसिफाइड किया जाएगा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये पॉट एंड सीपीएम का क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए क्या दिया हुआ है, टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम पीरियड दिया हुआ है 2, पेसिमिस्टिक कितना दिया हुआ है 7 और मोस्ट लाइकली जो है वो कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालने बोला है, हमें वेरिएंस निकालने बोला है और एक्सपेक्टेड टाइम निकालने बोला है। तो एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस निकालने बोला है। वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर ये एक्टिविटी सब दिया हुआ है तो हमें टीओ, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है ये टाइम अगर दिया हुआ है किसी भी इवेंट का तो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टीओ प्लस 4TM प्लस TP/6। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 + 4 × 3 + 7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 + 12 + 7/6। तो ये हो जाएगा 21/6। काटेंगे तो कितना होगा 7/2 मतलब 3.5। देखिए ऑप्शन में 3.5 है 26 का ऑप्शन में। देखिए 3.5 जो है वो 2 ऑप्शन में है, एक क्या है ए में है और एक ऑप्शन मेरा डी में है, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, निकालना है, राइट। कितना नंबर क्वेश्चन था 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए ए में 3.5 है और डी में 3.5 है, पर हमें क्या है वेरिएंस भी निकालना है। तो वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है, TP - TO/6। TP कितना होता है, TP है 7, TO कितना है 2/6, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 5/6 सिग्मा। तो सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 25/36। अब देखिए 25/36 कितने हैं, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके।
28 पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट आरसी कॉलम इज। देखो टाइज जो होता है ना वो हम लोग क्या करते हैं, लेटरल टाइज कॉलम में क्यों प्रोवाइड किया जाता है। देखो एक होता है स्टीरअप और एक होता है टाइज। तो स्टीरअप जो है ना वो शेयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि शेयर में फेल ना करे, पर टाइज जो होता है ना वो बकलिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि हमारा जो कॉलम है ना वो बकल नहीं कर जाए, राइट। तो हम लोग बकलिंग को अवॉइड करने के लिए टाइज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 जो है वो आप लोग फॉर्मूला याद रखे, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। आप लोगों को बुक में मिल जाएगा कि सिंगल एंगल के लिए टेंशन में करेक्टेड करते हैं बाय वन लेग, और जो इफेक्टिव एरिया निकालते हैं ना वो ये होता है a प्लस बी 1 प्लस 0.2 b बाई ए, ठीक है। कभी मैं स्टील पढ़ाऊँगा तो इस टॉपिक को डिटेल्स में लूँगा, ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं। उसमें क्या होता है, एक एंगल सेक्शन होता है इस तरह से, जिसमें एक कनेक्टेड होता है और एक अनकनेक्टेड होता है। तो इसके लिए K1 निकलता है, फिर K2 निकलता है, और उसका एवरेज लेके ये फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कभी मैं बताऊंगा, आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि 29 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब 30 पे आते हैं। टेंशन क्रैक यूजुअली फॉर्म इन द सॉइल नियरर द टॉप ऑफ द वॉल ऑफ एट अ डेप्थ जेड। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये गेट का फेवरेट टॉपिक है, और असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम जितने भी स्टेट में होते हैं ना वहाँ भी इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये किस पोर्शंस का क्वेश्चन है, ये नॉर्मली आपका किसका है, ये है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें, ठीक है, उसका है। तो आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये मेरा, ठीक है, ये मेरा ये फाउंडेशन है, और इसमें हमें क्या करना है, एक डेप्थ तक खोदना है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम कितना डेप्थ तक इसको खोद सकते हैं कि इसका जो है फेलियर ना हो। तो उसके लिए क्या होता है 2c बाई गामा रूट के ए, ठीक है, ये जो है फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है, फॉर्मूला से निकलता है। तो आप लोग ये याद रखिए। देखिए यहाँ पे क्या कौन सा है, 30 का जो ऑप्शन बी है 2c बाई गामा रूट के ए, ये हो जाएगा द वॉल अप टू अ जेड। मतलब ये अगर जेड डेप्थ है इसका, ठीक है, तो इसको हम कितना तक खोद सकते हैं, कितना कट कर सकते हैं, जेड इक्वल्स टू 2c बाई गामा रूट के ए, और मैक्सिमम कट का बात बोले विदाउट फेलियर तो ये क्या हो जाता है 4c बाई गामा रूट के ए। तो ये दो चीज़ है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम आप इतना खोद पाओगे बिना फेल्योर का, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन, और आज 30 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे बहुत जल्दी, ठीक है, उसमें हम लोग इस 30 के बाद क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी क्वेश्चन समझाने में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। कोई टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कोई इशू है तो आप कमेंट्स करें, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।